तो सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहद खास और हाई एनर्जी सेशन में। देखो, जब बात एसएससी एग्जाम्स की आती है ना, तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी मतलब थोड़ा घबरा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस इतना विशाल है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। राइट, और इसीलिए आज हम जो लेकर आए हैं वो कोई साधारण लेक्चर नहीं है। तो हमारी पहली स्लाइड का हेडलाइन है भारतीय नृत्य कला शून्य से शिखर तक। एग्जैक्टली और एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये एक रामबाण क्लास होने वाली है। मतलब चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, एमटीएस की या फिर जीडी की, ये क्लास हर एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। 100%। और देखो, हमारा जो अप्रोच है ना, वो एकदम 2025-26 अपडेटेड पैटर्न पर आधारित है। मतलब हम पुरानी घिसी पिटी चीजें नहीं, बल्कि वो पढ़ेंगे जो आजकल पूछ रहा है। हाँ, और हमारा टारगेट बहुत ही क्लियर है, और वो है एग्जाम्स में 100% एक्यूरेसी अचीव करना। मतलब इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। और इस फुल कवरेज में हम सिर्फ क्लासिकल डांस नहीं देखने वाले हैं। हम फोक डांस, घराने और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी वाद्य यंत्र हैं, उन सबको भी बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने कोर टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका हेडलाइन है शास्त्रीय नृत्य का परिचय। जब हम क्लासिकल या शास्त्रीय शब्द सुनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ बहुत ही सख्त नियम है ना? बिल्कुल। शास्त्रीय नृत्य कोई फ्री स्टाइल डांस नहीं है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेप्स कर लें। इसके बहुत ही सख्त नियम होते हैं जिन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स कहा जाता है। राइट। और इन नियमों की जड़ें, मतलब इनके जो रूट्स हैं, वो गहरी धार्मिक भावनाओं और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये कला रूप सीधे तौर पर देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों की परंपराओं से निकले हैं। अरे वाह! तो मतलब ये नियम हवा में तो नहीं बने होंगे? जी, इनका कोई लिखित स्रोत या सोर्स तो होगा? एग्जैक्टली। और यहीं से एसएससी के सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इनका जो सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। एस्पिरेंट्स इसे एकदम बोल्ड लेटर्स में मार्क कर लें। हाँ, और इसे भरत मुनि ने लिखा था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारी स्लाइड पर है वो ये कि नाट्यशास्त्र को द फिफ्थ वेदा यानी पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद मतलब 4 वेद तो हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसे पांचवा वेद क्यों कहा गया? देखो, प्राचीन काल में जो 4 वेद थे उनका ज्ञान समाज के हर वर्ग तक आसानी से नहीं पहुंच पाता था। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की ताकि कला और मनोरंजन के माध्यम से वेदों का ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। क्या बात है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ये। और इसके अलावा कोई और किताब भी है क्या जो इसका सोर्स है? बिल्कुल। हमारी स्लाइड पर जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है अभिनय दर्पण। ये ग्रंथ नंदिकेश्वर द्वारा लिखा गया था। ये भी शास्त्रीय नृत्यों, खासकर मुद्राओं और हाव भाव को समझने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। राइट, नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण। स्टूडेंट्स इसे भी नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स में कोर एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लास्य और तांडव। हाँ, ये दोनों भारतीय नृत्य के 2 मुख्य स्तंभ हैं। अगर हम पहले तत्व लास्य की बात करें तो यह सीधे तौर पर देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। देवी पार्वती मतलब इसमें सौम्यता होगी। एग्जैक्टली। लास्य का मतलब ही है कोमलता, अनुग्रह यानी ग्रेस। जब नर्तक बहुत ही सॉफ्ट, तरल और भावपूर्ण मूवमेंट्स करता है जहां शरीर में एक तरह का फ्लो होता है, तो वो लास्य है। अरे वाह! और इसकी ठीक विपरीत है तांडव, है ना? बिल्कुल। तांडव भगवान शिव यानी नटराज के रूप से जुड़ा है। ये शक्ति, अदम्य ऊर्जा और पावर का प्रतीक है। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक और थोड़े आक्रामक होते हैं। राइट। लास्य मतलब ग्रेस और पार्वती जी, और तांडव मतलब पावर और शिव जी। और हमारी स्लाइड पर एक एसएससी प्रो टिप भी है जिसे मैं एकदम लाउड एंड क्लियर पढ़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पढ़िए। एसएससी प्रो टिप ये है कि एग्जामिनर अक्सर सीधा सवाल पूछता है कि कौन सा नृत्य लास्य प्रधान है और कौन सा तांडव प्रधान। इसलिए हर नृत्य का मूल स्वभाव याद रखना बेहद जरूरी है। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में मेरिट डिसाइड करती हैं। 100%। तो बढ़ते हैं आगे। हमारी अगली हेडलाइन है
क्लासिफिकेशन एंड ऑफिशियल रिकग्निशन। ये स्लाइड स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। बिल्कुल। और वो ट्रैप ये है कि आखिर भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है। तो असल कहानी क्या है? देखो, कहानी बहुत सिंपल है अगर आप इसे संस्थाओं के नजरिए से समझें। हमारी पहली संस्था है संगीत नाटक अकादमी, जिसे हम शॉर्ट में SNA कहते हैं। राइट, SNA। SNA के बहुत ही सख्त रूल्स हैं। वो कहते हैं कि जो नृत्य नाट्य शास्त्र के सारे नियमों को अक्षरशः फॉलो करेगा, सिर्फ वही क्लासिकल है। और इस हिसाब से वो भारत में केवल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता देते हैं। 8 नृत्य? मतलब अगर सवाल आए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं, तो जवाब 8 होगा। लेकिन फिर ये नवा नृत्य कहाँ से आ जाता है? हाँ, यहीं पर एंट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, यानी भारत के संस्कृति मंत्रालय की। उनका दायरा थोड़ा बड़ा है। वो कहते हैं कि पूर्वी भारत का एक डांस फॉर्म है छऊ डांस। छऊ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखता है। इसलिए उनके अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। मतलब ये तो सीधा एग्जामिनर के लिए एक बाउंसर फेंकने का मौका हो गया। तो एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत साफ है। एग्जाम हॉल में जब भी ये सवाल आए तो ऑप्शंस देखने से पहले प्रश्न की भाषा को ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें संगीत नाटक अकेडमी लिखा है तो आंसर 8 होगा, और अगर संस्कृति मंत्रालय लिखा है तो आंसर 9 होगा। बिल्कुल सही है। ये सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए अब इन नृत्यों को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी अगली हेडलाइन है भरतनाट्यम। हाँ, भरतनाट्यम सबसे पुराना और सबसे ऊर्जावान नृत्यों में से एक। राइट। स्लाइड में सबसे पहला फैक्ट जो लिखा है वो इसे फायर डांस यानी अग्नि का प्रतीक बताता है, मतलब आग। बिल्कुल। इसे फायर डांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मूवमेंट्स में आग जैसी एक लपलपाती हुई ऊर्जा होती है। नर्तक की जो मुद्राएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हुई होती हैं, बिल्कुल एक लौ की तरह। अरे वाह, क्या इमेजरी है। और इसके जो प्राचीन नाम स्लाइड पर दिए हैं, सधिर अट्टम, इसे थोड़ा समझाइए। हाँ, सधिर अट्टम भरतनाट्यम का पुराना नाम है। इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था, क्योंकि मूल रूप से ये तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। मतलब ये शुरू से स्टेज पर परफॉर्म नहीं होता था। ये मंदिरों के अंदर भगवान की आराधना के लिए था। एग्जैक्टली। ये ईश्वर को समर्पित एक प्रार्थना थी। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल की तकनीकी खूबी है, जिसे हमारी स्लाइड पर हाईलाइट किया गया है, वो है एकाहार्य। एकाहार्य मतलब एक डांसर कई रोल्स। सही पकड़ा आपने। एकार्य का मतलब होता है कि पूरे परफॉर्मेंस में मंच पर सिर्फ एक ही डांसर होता है और वो बिना कपड़े बदले, बिना मंच से बाहर जाए, कहानी के अलग अलग किरदार निभाता है। वो मतलब एक सेकंड में वो कृष्ण बन रहा है और अगली सेकंड में कंस। बिल्कुल। सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से वो दर्शकों को समझा देता है कि अब किरदार बदल गया है। ये बहुत ही हाई लेवल की मास्टरी है। सच में ये बहुत मुश्किल होता होगा। और इस पूरी डांस का जो सीक्वेंस है, जो टेक्निकल ब्रेकडाउन स्लाइड पर दिया है, वो भी काफी लंबा है। सबसे पहले है अलारिप्पू। हाँ, अलारिप्पू का मतलब होता है खिलना। ये परफॉर्मेंस का पहला हिस्सा होता है। आप इसे एक तरह का वार्म अप या प्रारंभिक प्रार्थना कह सकते हैं, जहां नर्तक धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों को खोलता है। राइट। और अलारिप्पू के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जाति स्वरम। इसमें कोई कहानी या शब्द नहीं होते, बल्कि ये शुद्ध नृत्य होता है जहां डांसर जटिल फुटवर्क और लय का प्रदर्शन करता है। फिर आता है शब्दम। शब्दम? नाम से लग रहा है कि इसमें शब्द जुड़ जाते होंगे। एग्जैक्टली। शब्दम में पहली बार डांस के साथ बोल या कविता जुड़ती है। यहाँ नर्तक अपने हाव भाव से उन शब्दों का अर्थ समझाता है। बहुत बढ़िया। और फिर स्लाइड पे एक बहुत ही बोल्ड टर्म है, वर्णम। वर्णम भरतनाट्यम का सबसे मुख्य, सबसे लंबा और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्योर डांस और एक्सप्रेशंस दोनों का सबसे बेहतरीन बैलेंस दिखाना होता है। ये डांसर के स्टैमिना का असली टेस्ट है। मतलब ये क्लाइमैक्स जैसा कुछ है। और एंडिंग कैसी होती है? एंडिंग होती है तिल्लाना से।
तिल्लाना बहुत ही फास्ट, एनर्जेटिक और सिर्फ लय पर आधारित होता है। ये परफॉर्मेंस को एक बहुत ही हाई नोट पर खत्म करता है। क्या बात है। अलारिप्पू से लेकर तिल्लाना तक का पूरा सफर। एस्पिरिट्स को ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। अब आते हैं रिवाइवलिस्ट्स पर, मतलब वो लोग जिन्होंने इसे विलुप्त होने से बचाया। हाँ, एक समय ऐसा आया था जब देवदासी प्रथा के पतन के कारण भरतनाट्यम अपनी पहचान खो रहा था। तब रुक्मिणी बेवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर ने इसे वापस मुख्य धारा में लाने का काम किया। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये नाम तो एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल। इन्होंने इस डांस फॉर्म को रिस्पेक्टेबल बनाया और इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा रिफाइन किया। सही कहा। तो चलिए अब आते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। हेडलाइन है कथक उत्तर प्रदेश। साउथ से हम सीधा आ गए हैं नॉर्थ इंडिया में। एग्जैक्टली। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो ओरिजिन है वो कथा शब्द से हुआ है। कथा मतलब कहानी। वो कहते हैं ना, कथा कहे सो कथक कहावे। बिल्कुल सही। प्राचीन काल में कथाकार होते थे जो गांव-गांव जाकर भगवान की, खासकर राधा कृष्ण की कहानियां सुनाते थे। और कहानियां सुनाते वक्त वो जो हाव भाव और डांस करते थे, उसी से कथक का जन्म हुआ। राइट। और कथक की अगर विजुअल पहचान की बात करें, जो स्लाइड में फीचर्स लिखे हैं, पदचाप और चक्कर, ये क्या है? पदचाप का मतलब है पैरों का काम, यानी इंट्रिकेट फुटवर्क। कथक में डांसर पैरों में भारी घुंघरू बांधकर जो तेज और जटिल लय निकालता है वो अद्भुत है। और चक्कर का मतलब है पिरुएट्स, यानी अपनी ही धुरी पर बहुत तेज गति से घूमना। हाँ, मैंने देखा है, वो इतनी तेजी से चक्कर लेते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्लाइड का, वो है घराना मास्टरी। कथक में तो घरानों का बहुत बड़ा रोल है। 100%। कथक में 4 मुख्य घराने हैं और एस्पिरेंट्स को इनके नाम और खासियत याद रखनी है। सबसे पहले है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना मतलब नवाबों का शहर, तो इसमें ग्रेस तो हो गई। एग्जैक्टली। इसका विकास नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। इस घराने की खासियत है बहुत ही नाजुक मूवमेंट्स, ग्रेस और एक्सप्रेशंस। राइट। और दूसरा है जयपुर घराना। राजस्थान की बात आ गई। हाँ, जयपुर घराना राजपूत राजाओं के दरबार में फला फूला, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, तेज फुटवर्क और बहुत सारे चक्कर देखने को मिलते हैं। यहाँ तकनीकी पक्ष ज़्यादा मजबूत है। समझ गया। तीसरा है बनारस घराना। बनारस घराना पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ा है। इसे जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया था और इसमें जो बोल होते हैं वो बहुत ही शुद्ध और धार्मिक होते हैं। और चौथा घराना है रायगढ़ घराना। ये थोड़ा कम सुना हुआ लगता है। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के राजा चक्रधर सिंह ने इसे बनवाया था। और मजे की बात यह है कि रायगढ़ घराना बाकी तीनों घरानों यानी लखनऊ, जयपुर और बनारस का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अरे वाह, मतलब सबका बेस्ट निकालकर रायगढ़ घराने में डाल दिया। अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स पर आते हैं। स्लाइड पर ठाठ, आमद और पड़ंत लिखा है। ठाठ वो शुरुआती मुद्रा होती है जहां डांसर स्टेज पर एक खास पोस्चर में खड़ा होता है। फिर आमद आती है जो कि डांस की पहली एंट्री या शुरुआत है। और पढ़ंत, ये तो पढ़ने से जुड़ा लग रहा है। बिल्कुल। कथक में डांसर डांस करने से पहले बोलों को अपने मुंह से तेज आवाज में पढ़कर सुनाता है, उसे ही पढ़ंत कहते हैं। ये ताल और लय का मौखिक प्रदर्शन है। क्या बात है, बहुत ही इंटरेक्टिव डांस है ये। और अब आते हैं हमारी आज की एसएससी प्रो टिप पर। हाँ, कथक की बात हो और पंडित बिरजू महाराज का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, ये दोनों नाम एस्पिरेंट्स बिल्कुल रट लें। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि ये दोनों दिग्गज किस घराने और किस डांस फॉर्म से जुड़े हैं। तो जवाब है कथक और स्पेसिफिकली लखनऊ घराना। बिल्कुल सही। ये सीधा 2 नंबर दिलाएगा एग्जाम में। तो हमने भरतनाट्यम की अग्नि और कथक की कथा दोनों को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। नाउ दैट वी हैव मास्टर्ड भरतनाट्यम एंड कथक, वी मूव अहेड टू द ग्रेस ऑफ कुचिपुड़ी एंड अदर रिमेनिंग डांसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुचिपुड़ी। हमारी स्लाइड नंबर 6 की हेडलाइन है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। देखिए, कुचिपुड़ी का ओरिजिन समझना बहुत दिलचस्प है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसे
कुचेलपुरम कहा जाता है। बस। उसी गांव के नाम पर इस डांस फॉर्म का नाम पड़ा है। और इसकी जो प्राचीन परंपरा है उसे कुसीलवास ट्रेडिशन कहते हैं। राइट, ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कुसीलवास। राइट, कुसीलवास ट्रेडिशन। और मैंने देखा है कि कुचिपुड़ी बाकी डांसेस से थोड़ा अलग फील देता है। मतलब इसमें एक थिएट्रिकल वाइब होती है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। कुचिपुड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि ये एक डांस ड्रामा है। और सबसे यूनिक बात जो अक्सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आती है, वो ये है कि इसमें डांसर सिर्फ एक्सप्रेशंस नहीं लेते, बल्कि वो खुद स्टेज पर डायलॉग्स बोलते हैं। अरे वाह, मतलब डांसर ही एक्टर भी है और डायलॉग डिलीवरी भी कर रहा है। ये तो सच में यूनिक है। अच्छा, इसमें एक बहुत फेमस टेक्निक होती है ना, जहां डांसर किसी पीतल की थाली पर डांस करता है। हाँ, उसे तरंगम कहते हैं। ये कुचिपुड़ी का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा होता है। इसमें नर्तक एक पीतल की थाली यानी ब्रास प्लेट के किनारों पर पैर रखकर डांस करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने सिर पर पानी से भरा एक बर्तन यानी वाटर पॉट भी बैलेंस करता है। थाली पर पैर और सिर पर पानी का मटका, ये बैलेंसिंग टेक्निक कुचिपुड़ी की पहचान है। ये सच में कमाल का बैलेंस मांगता होगा। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसके फाउंडर या इसे पॉपुलर बनाने वाले कौन थे? 17वीं शताब्दी के एक बहुत महान संत थे, सिद्धेंद्र योगी। उनका नाम कुचिपुड़ी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस रचना लिखी थी जिसका नाम है भामा कलापम। ये वर्क कुचिपुड़ी के लिटरेचर का बेस माना जाता है। और यहाँ पर सब लोग एक एसएससी प्रो टिप नोट कर लें। हाँ, एसएससी प्रो टिप तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ये प्रो टिप है कि कुचिपुड़ी असल में मल्लव और लास्य का एक मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा, मिक्स ऑफ मल्लव एंड लास्य। ये कीवर्ड्स सीधे ऑप्शंस में दिखेंगे। मिक्स ऑफ मल्लव एंड लास्य, एकदम क्लियर है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो स्लाइड 7 की हेडलाइन है ओडिसी, ओडिशा। ओडिसी की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर आप भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी की प्राचीन गुफाओं में जाएंगे तो वहां की मूर्तियों में आपको ओडिसी डांस की झलक आज भी दिखाई देगी। मतलब उदयगिरी केव्स इस डांस का सबसे पुराना एविडेंस है। बिल्कुल। और इसके ट्रेडिशन में भी तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं ना समय के साथ। जैसे पहले ये सिर्फ देवदासियों तक सीमित था। एग्जैक्टली। मूल रूप से इसे महारी परंपरा के तहत किया जाता था। महारियां बेसिकली देवदासियां होती थीं जो मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के लिए परफॉर्म करती थीं। लेकिन बाद में इस कला को बचाने और आगे बढ़ाने का श्रेय लड़कों को गया। उन युवा लड़कों को गोटीपुआ कहा जाता था। गोटीपुआ। तो क्या ये लड़के महिलाओं की वेशभूषा में डांस करते थे? गोटीपुआ परंपरा में युवा लड़के फीमेल अटायर यानी महिलाओं के कपड़े और श्रृंगार करके ओडिसी परफॉर्म करते थे। तो महारी और गोटीपुआ ये दोनों टर्म्स ओडिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अच्छा, ओडिसी को देखते हुए एक बहुत ही खास पोजीशन नजर आती है जहां डांसर का शरीर ऐसा लगता है जैसे 3 हिस्सों से मुड़ा हुआ है। राइट, उसे त्रिभंग कहते हैं। त्रिभंग यानी 3 बेंड पोस्चर। इसमें शरीर गर्दन, धड़ और घुटने से मुड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पोस्चर वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व को सिंबलाइज करता है। जैसे पानी का बहाव होता है ना, एकदम स्मूथ और मुड़ता हुआ, वैसा ही ये त्रिभंग पोस्चर होता है। वाटर एलिमेंट, ये बहुत ही डीप सिंबलिज्म है। और इसमें जो परफॉर्मेंस का सीक्वेंस होता है उसके भी कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, और वो टर्म्स हमें मिस नहीं करने हैं। ओडिसी परफॉर्मेंस की शुरुआत हमेशा मंगलाचरण से होती है, जो एक तरह की प्रार्थना है। उसके बाद आता है बटू, जो इसका एक प्योर डांस फॉर्म है। और फाइनली जो एंडिंग होती है उसे मोक्ष कहते हैं। मंगलाचरण, बटू और मोक्ष, ये वोकैबुलरी सब लोग एकदम दिमाग में फिक्स कर लें। बहुत बढ़िया। लेकिन एक समय था जब ये डांस फॉर्म लुप्त होने की कगार पर था। तो इसके रिवाइवल यानी इसके पुनरुद्धार का क्रेडिट किसे जाता है? इसके रिवाइवल का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है केलुचरण महापात्रा जी को। उन्होंने इसे एक नई पहचान दी। और इसमें जो म्यूजिक इस्तेमाल होता है वो भी बहुत खास है। 12वीं सदी के कवि जयदेव का जो गीत गोविंद है, उसके छंद ओडिसी की म्यूजिकल सोल यानी इसकी संगीतमय आत्मा माने जाते हैं। केलुचरण महापात्रा और गीत गोविंद, ये दोनों बहुत ही क्रूशियल एडिशंस हैं हमारे नोट्स के लिए। तो चलिए ओडिशा से अब सीधे साउथ की तरफ चलते हैं। स्लाइड 8 की हेडलाइन है कथकली, केरल। कथकली, जो कि नाम से ही समझ आता है कथा और कली, इसका जो मेन थीम होता है
वो हमेशा महाभारत या रामायण की कहानियों पर बेस्ड होता है और इसका कोर मैसेज होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। लेकिन कथकली का जो मेकअप और कॉस्ट्यूम होता है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग और भारी होता है। ऐसा लगता है जैसे डांसर इंसान नहीं, सच में कोई भगवान या राक्षस बन गया है। बिल्कुल, और इस मेकअप और कॉस्ट्यूम वाले फीचर को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय का मतलब ही है मेकअप और कॉस्ट्यूम के जरिए कैरेक्टर को बिल्ड करना। और इसके साथ ही एक और फीचर है चाक्षुषिकी। चाक्षुषिकी का मतलब है आई मूवमेंट्स। कथकली में आंखों की पुतलियों का जो कंट्रोल होता है वो दुनिया में किसी और डांस फॉर्म में नहीं मिलता। आहार्य अभिनय और चाक्षुषी की, ये दोनों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आहार्य अभिनय की बात हो रही है तो इसके जो फेशियल कलर्स हैं, चेहरे पर जो रंग लगाए जाते हैं, उनका भी तो अपना एक पूरा लॉजिक होता है ना। एग्जैक्टली वो कलर्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो कैरेक्टर का नेचर बताते हैं। अगर चेहरे पर हरा रंग है, जिसे पचा कहते हैं, तो वो डिवाइन और नोबल कैरेक्टर को दिखाता है। ग्रीन यानी पचा, जो डिवाइन है। अच्छा, तो अगर कोई भगवान या हीरो का रोल कर रहा है तो उसका चेहरा हरा होगा, और जो विलेन होते हैं। विलन या दुष्ट कैरेक्टर्स के लिए लाल रंग होता है, जिसे कत्थी कहा जाता है। रेड यानी कत्थी, जो इविल का सिंबल है। और एक तीसरा रंग भी है, काला, जिसे करी कहते हैं। ब्लैक या करी कलर तामसिक प्रवृत्तियों और जंगली कैरेक्टर्स को दर्शाता है। पच्चा, कत्थी और करी, ये तीनों टर्म्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। और ये पूरी परफॉर्मेंस एक बहुत ही पावरफुल म्यूजिक के साथ होती है। मैंने सुना है इसमें खास तरह के ड्रम्स बजते हैं। हाँ, उन ड्रम्स को कैलीकुट्टू कहते हैं। कैलीकुट्टू ड्रम्स की आवाज ही इतनी गूंजती है कि पूरा माहौल एकदम ड्रामेटिक हो जाता है। और यहाँ पर एक और एसएससी प्रोटिप आ रही है। बताइए, सब लोग फोकस करें इस प्रोटिप पर। प्रोटिप ये है कि कथकली में मेल डोमिनेंस होता है। ट्रेडिशनली इसे केवल पुरुषों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। यहाँ तक कि फीमेल रोल्स भी मेल आर्टिस्ट ही प्ले करते हैं। मेल डोमिनेंस, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि अब हम जिस स्लाइड पे जा रहे हैं वो केरला का ही डांस है, लेकिन इसकी वाइब एकदम ऑपोजिट है। हमारी स्लाइड 9 की हेडलाइन है मोहिनी अट्टम, केरला। बिल्कुल, जहां कथकली एकदम अग्रेसिव और मस्कुलिन है, वहीं मोहिनीअट्टम पूरी तरह से सम्मोहन और ग्रेस का डांस है। इसकी कहानी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है, जब विष्णु जी ने भस्मासुर का वध करने के लिए एक बेहद खूबसूरत मोहिनी का रूप लिया था। ये डांस उसी मिथ पर बेस्ड है। मतलब ये भस्मासुर मिथ से निकला है, तो इसका मतलब इसका मेन फोकस लास्या पर होगा। 100% इसका कोर फीचर ही लास्य है, जिसका मतलब है ग्रेस या कोमलता। और एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि मोहिनीअट्टम एक सोलो डांस है और इसे सिर्फ महिला नर्तकियों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। कथकली मेल डोमिनेटेड है और मोहिनीअट्टम सोलो फीमेल डांस है। ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी कॉस्ट्यूम भी तो कथकली से एकदम अलग होती है, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट। हाँ, इसमें नर्तकी एक टिपिकल सफेद रंग की साड़ी पहनती है, जिस पर सुनहरे रंग का बॉर्डर होता है। इस साड़ी को कसावू साड़ी कहते हैं। व्हाइट कसावू साड़ी मोहिनीअट्टम का विजुअल ट्रेडमार्क है। और इसके साथ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है इडक्का। इडक्का इंस्ट्रूमेंट, ये डमरू जैसा दिखता है ना। बिल्कुल डमरू जैसा, लेकिन इसे बहुत ही सॉफ्टली प्ले किया जाता है ताकि लास्य वाला फील बना रहे। और अगर हम की आर्टिस्ट की बात करें तो इस आर्ट फॉर्म में कनक रेले जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कनक रेले एक बहुत ही की आर्टिस्ट है मोहिनीअट्टम की। नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं। हमारी स्लाइड नंबर 10 की हेडलाइन है मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी डांस का जो मेन थीम है वो पूरी तरह से राधा कृष्ण की रासलीला पर फोकस्ड है। इसमें भक्ति और प्रेम का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन दिखता है। और मणिपुरी में डांस के लिए एक लोकल टर्म यूज होता है, जिसे जगोई कहते हैं। जगोई, राइट। और मणिपुरी डांस देखते ही सबसे पहले नजर उनकी कॉस्ट्यूम पर जाती है। वो जो एक बैरल शेप की स्कर्ट होती है वो बहुत ही अलग दिखती है। एग्जैक्टली उस स्कर्ट को कुमिल स्कर्ट कहते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल शेप की स्कर्ट होती है, जिस पर बहुत ही सुंदर मिरर वर्क यानी शीशे का काम होता है। कुमिल स्कर्ट सीधे सीधे मणिपुरी डांस की पहचान है। कुमिल स्कर्ट विथ मिरर वर्क। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है वो भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि डांसर खुद भी उसे बजाते हुए डांस करते हैं। हाँ, उसे पुंग ड्रम कहते हैं। और जब डांसर पुंग ड्रम को बजाते हुए हवा में उछल कर डांस करते हैं तो उस पूरे परफॉर्मेंस को पुंग चोलोम कहा जाता है। पुंग चोलोम एक बहुत ही हाई एनर्जी सीक्वेंस होता है। पुंग ड्रम और पुंग चोलोम,
और एक रूल भी तो है मणिपुरी डांस का जो बाकी सारे क्लासिकल डांसेस से अलग करता है। घुंघरू को लेकर कुछ रूल है ना? बहुत ही शानदार पॉइंट याद दिलाया आपने। मणिपुरी इकलौता ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें घुंघरू का इस्तेमाल नहीं होता, यानी नो घुंघरू रूल। ये एग्जाम का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। डांसर के पैरों में कोई घुंघरू नहीं होते हैं। नो घुंघरू रूल, ये तो डेफिनेटली स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। और अगर हम मणिपुरी डांस के लेजेंड्स की बात करें तो वो कौन सी की आर्टिस्ट्स हैं जिनका नाम हमें याद रखना है? इसमें सबसे बड़ा नाम है झावेरी सिस्टर्स का, और एग्जामिनर अक्सर इनके नाम इंडिविजुअली भी पूछ लेता है। तो मैं एक बार चारों बहनों के नाम बोल देती हूँ ताकि एस्पिरेंट्स नोट कर लें। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। बिल्कुल परफेक्ट। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना झावेरी। और इनके साथ ही गुरु बिपिन सिंह का नाम भी नोट करना है। मणिपुरी डांस को ग्लोबल लेवल पे ले जाने में गुरु बिपिन सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्लासिकल डांसेस पर ये मजा जारी रहेगा। अब हम सत्रिया और छऊ के साथ लेजेंड्स और एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारी स्क्रीन पर है वो है हमारी स्लाइड 11, जिसका हेडलाइन है सत्रिया असम। राइट, सत्रिया असम। अब देखिए, अगर हम सत्रिया की बात करें तो नोट्स में साफ लिखा है कि इसके जो संस्थापक थे वो 15वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान संत थे, श्रीमंत शंकरदेव जी, श्रीमंत शंकरदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही खास परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसे सत्रा या ब्रैकेट में कहें तो सत्रास कहा जाता है। मतलब ये एक तरह के मठ होते थे, राइट? एग्जैक्टली। ये असम के वैष्णव मठ या मोनेस्ट्रीज होते थे और इन सत्रों में जो भिक्षु रहते थे ना, उन्हें भोकोट्स या भोकोट्स कहा जाता है। तो ये भोकोट्स ही वो लोग थे जो इस नृत्य का नियमित अभ्यास करते थे? हाँ बिल्कुल। और वो इस नृत्य के दौरान एक विशेष प्रकार का संगीत गाते थे जिसे बोरगीत कहा जाता है। ओहो, बोरगीत, ये नाम तो बहुत बार पुराने पेपर्स में देखा गया है। एकदम सही कहा आपने। और बोरगीत के साथ जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से खोल और मंजीरा का इस्तेमाल होता है। राइट, खोल और मंजीरा। हाँ, खोल एक तरह का ड्रम होता है और मंजीरा तो हम सब जानते ही हैं। और यहाँ पर एक एसएससी प्रो टिप भी दी गई है नोट्स में कि सत्रिया को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली थी और इसका सीधा संबंध भक्ति आंदोलन से है। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। मतलब भक्ति आंदोलन वाला जो एंगल है वो अक्सर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि किस नृत्य की जड़ें भक्ति आंदोलन से जुड़ी हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगले स्लाइड की। हेडलाइन है छऊ, पूर्वी भारत, ब्रैकेट में लिखा है द मार्शल नाइन्थ डांस। राइट, द मार्शल नाइन्थ डांस। अब ये जो छऊ है ना, ये पूर्वी भारत के मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैला है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और इन तीनों ही राज्यों में इसके अलग अलग शैलियां विकसित हुई हैं जो इसके भूगोल पर आधारित हैं। जैसे झारखंड का जो सरायकेला छऊ है उसमें नर्तक मुखौटा पहनते हैं। मतलब सरायकेला में मुखौटा पहनना अनिवार्य है? बिल्कुल। फिर आता है उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या? इसमें मुखौटे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। मतलब नर्तक का चेहरा पूरी तरह से खुला रहता है। अच्छा, मयूरभंज बिना मुखौटे के होता है। ये तो एकदम विपरीत हो गया सरायकेला से। हाँ। और तीसरा है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। इसमें जो मुखौटे इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही भारी और बहुत ही विस्तृत या कह लें ड्रामेटिक होते हैं। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, जैसे हमारे सुपर हीरोज के अलग अलग वर्जन्स होते हैं ना, एक में सूट बहुत लाइट है जैसे सरायकेला, दूसरे में बिना मास्क के सिर्फ एक्सप्रेशंस पर गेम चल रहा है, मयूरभंज, और तीसरे में एकदम भारी आमर और मुकुट पहन लिया है, यानी पुरुलिया छऊ। ये सुपर हीरो वाला उदाहरण बहुत सटीक है। पुरुलिया के भारी मुखौटे के साथ डांस करना, हवा में छलांग लगाना वाकई किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यूनेस्को ने साल 2010 में इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। 2010 में? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में एक एसएससी प्रो टिप दी गई है जो थोड़ा कंफ्यूज करती है। इसमें लिखा है कि संस्कृति मंत्रालय छऊ को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है। राइट। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो इसे यह दर्जा नहीं देती। ऐसा क्यों है कि 2 प्रमुख सरकारी संस्थाएं
एक ही कला रूप को लेकर एकदम अलग राय रखती हैं? कला के मानकीकरण का एक बहुत ही क्लासिक विवाद है। संगीत नाटक अकेडमी के नियम बहुत सख्त हैं। वो पूरी तरह से प्राचीन ग्रंथों के नियमों और व्याकरण पर चलते हैं। मतलब वो बाय द बुक चलते हैं। एग्जैक्टली। जबकि संस्कृति मंत्रालय इस नृत्य के विकास, उसकी जटिलता और उसकी सांस्कृतिक अहमियत को देखकर उसे शास्त्रीय मानता है। समझ गया, मतलब एक संस्था व्याकरण देख रही है और दूसरी संस्था उसका विकास देख रही है। बिल्कुल सही। एस्पिरेंट्स को ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सी संस्था क्या मानती है, क्योंकि सवाल यहीं से घुमाकर पूछा जाता है। राइट। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हेडलाइन है दिग्गज कलाकार भाग 1। यहाँ हम कुछ ऐसे लेजेंड्स की बात करेंगे जिनके नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए, एक भी नाम मिस नहीं करना है। सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में 3 बड़े नाम हैं हमारे पास, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला। बिल्कुल। और इसके बाद कथक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, लक्षु महाराज या जिन्हें शंभू महाराज भी कहा जाता है, सितारा देवी और शोभना नारायण। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लक्षु महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण, ये सब कथक से जुड़े दिग्गज हैं। राइट। और कुचिपुड़ी के लिए हमारे पास हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा राधा रेड्डी और वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये नाम तो बहुत बार पिछले पेपर्स में डायरेक्ट पूछा गया है। हाँ, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले ओडिसी के कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह। अच्छा, एक मिनट रुकूंगा। यहाँ ब्रैकेट में सोनल मानसिंह जी के लिए एक खास बात लिखी है, दोनों नृत्य में निपुण, मतलब भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में। हाँ, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन होता है। आपको पता होना चाहिए कि वो दोनों नृत्यों में निपुण हैं। और ओडिसी में तीसरा नाम है माधवी मुदगल। माधवी मुदगल, राइट। और मणिपुरी की बात करें तो गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहनें। जी। इन बहनों के नाम भी बहुत सम्मान से लिए जाते हैं और याद रखने भी जरूरी हैं। हाँ, ब्रैकेट में चारों बहनों के नाम दिए हैं, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। बिल्कुल, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। जी। फिर सत्रिया के लिए 2 प्रमुख नाम हैं, जतिन गोस्वामी और मणिक बरबायन। जतिन गोस्वामी और मणिक बरबायन। राइट। और आखिर में मोहिनीअट्टम और कथकली के लिए है कनक रेले और कलामंडलम कृष्णन नायर। कनक रेले और कलामंडलम कृष्णन नायर। ये सारे नाम एकदम टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आते हैं। एग्जैक्टली। अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर। हेडलाइन है वाद्य यंत्र और संगीत। जब हम छऊ जैसे मार्शल डांस या इन सभी शास्त्रीय नृत्यों को देखते हैं तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इन्हें इनकी एनर्जी, सुर और ताल कहाँ से मिलता है। राइट। और इसके लिए भारत में नृत्यों का जो भूगोल है ना, वो उनके संगीत को तय करता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि हमारे पास 2 मुख्य संगीत प्रणालियां हैं। हाँ, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत है जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली का बेस है, यानी उनका आधार है। और उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत है जो कथक को संचालित करता है। बिल्कुल। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कर्नाटक संगीत आपका एप्पल का iOS हो गया और हिंदुस्तानी संगीत आपका एंड्रॉयड हो गया। एकदम सही। आप एंड्रॉयड के ऐप को iOS पर नहीं चला सकते। हर नृत्य का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने अपने खास हार्डवेयर भी हैं। मेरा मतलब है वाद्य यंत्र। सही कहा। नोट्स में कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट है, जैसे भरतनाट्यम के लिए मृदंगम या वीणा, और मणिपुरी के लिए पुंग। ब्रैकेट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये देखने में ढोल जैसा होता है। हाँ, पुंग वजन में हल्का होता है, इसलिए डांसर उसे आसानी से गले में लटकाकर हवा में छलांगे लगा सकते हैं। मतलब वाद्य यंत्र उनके मूवमेंट को रोक नहीं रहा है। एग्जैक्टली। फिर सत्रिया के लिए है खोल और मंजीरा। और मोहिनीअट्टम के लिए जो यंत्र है वो मुझे सबसे अनोखा लगा, इड्डक्का। इसे ब्रैकेट में डमरू के आकार का यानी आवर ग्लास शेप्ड ड्रम बताया गया है। हिड्डक्का का विज्ञान बहुत ही खास है। डमरू के आकार का होने की वजह से इसकी रस्सियों को हाथ से दबाकर आवाज में एक वेव यानी एक लहर पैदा की जाती है। अच्छा। हाँ, और यही वजह है कि मोहिनीअट्टम की जो चाल होती है वो भी एकदम लहरदार और गोलाकार होती है। वाह,
मतलब वाद्य यंत्र का डिजाइन और उसकी टेंशन सीधे सीधे डांसर के फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। ध्वनि और शरीर का ये तालमेल सच में कमाल है। बिल्कुल। और आखिर में ओडिशी और कथक के लिए पखावज का नाम आता है। हाँ, पखावज की जो गहरी गूंज है वो इन नृत्यों की तेज चाल और स्थिर मुद्राओं को एक बहुत ही मजबूत आधार देती है। और यहाँ नोट्स में एक और एसएससी प्रो टिप दी गई है कि एग्जाम्स में नृत्यों को उनके वाद्य यंत्रों के साथ सुमेलित करने वाले यानी मैच करने वाले प्रश्न इतने आम क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि यही वाद्य यंत्र उस नृत्य की पहचान की सबसे प्रामाणिक कुंजी होते हैं। अगर आपको वाद्य यंत्र पता है तो आप उस नृत्य की पूरी प्रकृति को समझ सकते हैं। और इन वाद्य यंत्रों की बनावट को देखकर एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात उभर कर सामने आती है कि क्या स्थानीय भूगोल और वहां मिलने वाली प्राकृतिक सामग्री ही ये तय करती है कि कौन सा यंत्र कैसा बनेगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। राइट। क्या मोहिनीअट्टम का इडक्का या पुरुलिया छऊ के भारी मुखौटे महज इंसान की कल्पना है, या फिर किसी स्थान की मिट्टी, लकड़ी और जलवायु ही असल में उस स्थान के नृत्य और संगीत का असली रूप तय करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। कलाकारों और संगीत की इस महफिल के बाद अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पुरस्कार और शब्दावली की ओर बढ़ेंगे। स्लाइड की हेडिंग है पुरस्कार और उपलब्धियां, एसएससी अवार्ड्स कॉर्नर। और इसमें जो सबसे पहला नाम चमक रहा है ना, वो है केलुचरण महापात्रा का। अच्छा? हाँ, ओडिसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। मतलब आप सोचिए, उस कला को राष्ट्रीय स्तर पर वो सर्वोच्च सम्मान दिलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। अरे वाह, पहली बार पद्म विभूषण। और इसी लिस्ट में एक और बहुत बड़ा नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल। यहाँ लिखा है कि वो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली नर्तकी थीं। ये सच में भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। एक ऐसा समय जब नृत्य को उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, तब एक नर्तकी का संसद के उच्च सदन तक पहुंचना ये एक सामाजिक क्रांति थी। उसमें विशेष रूप से वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को मिले 2024 के पद्म विभूषण का उल्लेख है। दोनों ही भरतनाट्यम की दिग्गज हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक एसएससी प्रो टिप है। हमेशा पुरस्कारों के वर्ष जरूर याद रखें। परीक्षा में सीधे साल पूछ लिए जाते हैं। ये तो बहुत ही काम की टिप है। तो चलिए अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग दी गई है महत्वपूर्ण शब्दावली, एसएससी ग्लॉसरी फॉर एग्जाम्स। हाँ, और इसमें सबसे पहला जो तकनीकी शब्द है वो है अभिनय। अभिनय मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस है ना? लोग अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन शास्त्रीय कला में ये बहुत व्यापक है। अभिनय का मतलब है अपने शरीर, चेहरे और अपनी वाणी, इन तीनों के द्वारा भावनाओं को दर्शकों के मन तक सफलतापूर्वक पहुंचाना। शरीर और वाणी भी। मुद्रा। नाट्यशास्त्र में, जो हमारी कलाओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कुल 108 मुद्राओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। रुकिए, 108 मुद्राएं? केवल हाथों के इशारों के लिए इतने सारे नियम? हाँ, क्योंकि उनके पास आज की तरह भव्य सेट या वीएफएक्स नहीं होते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत दर्शक की कल्पना थी। हर उंगली का मुड़ना किसी अलग तत्व को दर्शाता है। ये तो वाकई एक पूरी सांकेतिक भाषा है। बिल्कुल। और इसी शब्दावली में एक और शब्द है एकाहार्य। ये भरतनाट्यम से जुड़ा है। एकाहार्य, इस पर मैंने पढ़ा था। ये वो शैली है जहां एक ही नर्तक मंच पर अकेले पूरी कहानी के अलग अलग पात्र निभाता है ना? एकदम सही। आप सोचिए, मंच पर एक इंसान है। एक पल में वो क्रोधी राजा है और अगले ही सेकंड बिना कपड़े बदले वो एक डरी हुई प्रजा बन जाता है। ये तो किसी वन मैन शो की तरह है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत मुश्किल। और इसी शब्दावली लिस्ट का आखिरी और सबसे दिलचस्प शब्द है घुंघरू। नोट्स में इसे स्पष्ट रूप से कथक की आत्मा कहा गया है। अब यहाँ मुझे एक उलझन है। घुंघरू तो भारत के लगभग हर शास्त्रीय नृत्य में इस्तेमाल होते हैं ना, फिर इसे केवल कथक की ही आत्मा क्यों घोषित कर दिया गया? ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए, अन्य नृत्यों में घुंघरू शायद सिर्फ ताल देने का एक आभूषण हो, लेकिन कथक पूरी तरह से पैरों के जटिल फुटवर्क के विज्ञान पर टिका है। अच्छा, तो मतलब सारा खेल पैरों का है? हाँ, कथक नर्तक के पैरों में बंधे 2-2 किलो के घुंघरू सिर्फ सजावट नहीं होते, वे एक वाद्य यंत्र बन जाते हैं। वो नर्तक उन सैकड़ों घंटियों में से गणित की सबसे जटिल लय निकालता है। बाप रे, 2 किलो के घुंघरू! बिल्कुल। और यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट जुड़ता है, घराना। हर घराने का अपना एक अलग व्याकरण होता है।
एक घराने का नर्तक जिस तरह घुंघरू बजाएगा वो दूसरे घराने से एकदम अलग होगा। घराना मतलब कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट? नहीं, इसे आधुनिक स्कूल समझने की भूल मत कीजिएगा। घराना असल में एक वंशावली है, एक अटूट गुरु शिष्य परंपरा है। जहाँ कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अब चलिए हमारी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हेडिंग है एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्न, टॉप 5 PYQ फोकस। इसको ना हम एक रैपिड फायर क्विज की तरह करते हैं। अरे वाह, ये मजेदार रहेगा। हाँ, तो मैं सवाल और उनके पीछे का लॉजिक बताऊंगी और आप श्रोताओं को सही जवाब और उसकी वजह बताइएगा। एकदम तैयार हूं, शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न, या कहें Q1, वो कौन सा नृत्य है जहां नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर खड़ा होकर संतुलन बनाता है? इसका सही उत्तर है तरंगम, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य का हिस्सा है। और इसका तर्क ये है कि ये सिर्फ एक कलाबाजी नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के साथ एक आध्यात्मिक संवाद है, जहां शरीर का संतुलन और हाथों की मुद्राएं एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल सही। अब Q2, एक काव्यात्मक मुद्रा जहां शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों से विपरीत दिशाओं में मुड़ा होता है, जिससे एक S आकार बनता है। ये तो बहुत ही मशहूर है। इसका उत्तर है त्रिभंग मुद्रा, और ये ओडिसी नृत्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। ओडिसी असल में प्राचीन मंदिरों की पत्थरों की मूर्तियों में जान फूंकने की ही कला है। एकदम सटीक। अब Q3 पर आते हैं। एक ही नर्तक द्वारा मंच पर कई पात्रों को अकेले निभाने की शैली। इसका उत्तर है एकाहार्य, और ये भरतनाट्यम से जुड़ा है। इसका तर्क है कि नर्तक बिना वेशभूषा बदले केवल अपने अभिनय और मुद्राओं से रामायण या महाभारत पूरी कर देता है। बहुत बढ़िया। Q4, मणिपुरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली 4 बहनें कौन थीं? ये थी झावेरी बहनें, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। तर्क ये है कि मूल रूप से गुजरात की होने के बावजूद उन्होंने पूर्वोत्तर की इस कोमल कला को अपनाया और पूरी दुनिया में मशहूर किया। सच में प्रेरणादायक। और हमारा आखिरी सवाल Q5, कथक की आत्मा किसे माना गया है? इसका उत्तर तो अभी हमने डिस्कस किया, घुंघरू। क्योंकि कथक में घुंघरू केवल आभूषण नहीं, बल्कि लय और गणित को मंच पर उकेरने वाला एक स्वतंत्र वाद्य यंत्र है। क्या बात है! हमारा ये रैपिड फायर सेक्शन तो बहुत ही शानदार रहा। हाँ, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए होंगे। बिल्कुल। अब आते हैं हमारी आज की सबसे अहम स्लाइड पर। इसकी हेडिंग है क्विक रिवीजन चार्ट, स्क्रीनशॉट दिस। हाँ, ये चार्ट तो श्रोताओं के लिए खजाना है। तो चलिए इस चार्ट को पूरा बोलकर सुनाते हैं। भारत के नक्शे पर एक सांस्कृतिक दौरा करते हैं। चलिए दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। पहला है तमिलनाडु और नृत्य है भरतनाट्यम। इसके प्रमुख कीवर्ड्स हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, एकाहार्य और इसका पुराना नाम सधीर। और अगर यहाँ से उत्तर की ओर जाएं तो उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है कथक। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं महान नर्तक बिरजू महाराज, घराना परंपरा और घुंघरू। फिर वापस दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश, नृत्य है कुचिपुड़ी। कीवर्ड्स में संस्थापक सिद्धेंद्र योगी का नाम है और सबसे प्रमुख है तरंगम, यानी वो पीतल की थाली वाला नृत्य। और पूरब में उड़ीसा का ओडिसी नृत्य, महान गुरु केलुचरण महापात्र का नाम और वो खूबसूरत त्रिभंग मुद्रा इसके कीवर्ड्स हैं। इसके बाद केरल का कॉन्ट्रास्ट तो बहुत ही गजब का है। एक ही राज्य में 2 अलग नृत्यों का उल्लेख है। हाँ, एक तरफ है कथकली, इसके कीवर्ड्स हैं मूक अभिनय, चेहरे पर हरा और लाल रंग और भारी मुकुट। ये बहुत ही नाटकीय और उग्र शैली है। और दूसरी तरफ है मोहिनी अट्टम। बिल्कुल। कीवर्ड्स में कनक रेले का नाम है और सफेद सुनहरी साड़ी का जिक्र है। ये एकदम सौम्य और लहरों के समान प्रवाहमयी नृत्य है। अब पूर्वोत्तर की बात करें तो मणिपुर का मणिपुरी नृत्य। यहाँ झावेरी बहनें हैं, कुमिल स्कर्ट है और पारंपरिक ढोल पुंग का जिक्र है। वो कुमिल स्कर्ट जो ऐसा भ्रम पैदा करती है कि नर्तक हवा में तैर रहे हैं। हाँ, और असम का सत्रिया नृत्य या शंकरदेव, वैष्णव मठ और भिक्षुओं का जिक्र है। ये कला मठों की 4 दीवारी में विकसित हुई। और अंत में पूर्वी भारत का छऊ नृत्य। कीवर्ड्स हैं मुखौटा नृत्य और मार्शल आर्ट। ये युद्ध कला और शारीरिक नृत्य का संगम है। वाह! टारगेट SSC, मिशन अकम्प्लिश्ड।
इस चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बिल्कुल, ये बहुत काम आएगा। तो चलिए, शास्त्रीय नृत्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब हम तैयार हैं भारत के लोक नृत्य यानी फोक डांसेस को फतेह करने के लिए। बिल्कुल। क्लास में बने रहिए क्योंकि असली धमाका तो अब शुरू होगा। स्लाइड नंबर 20 का हेडलाइन ही यही है। हेडलाइन है लोक नृत्य, जनमानस की जीवंत अभिव्यक्ति। हाँ, और मतलब जब हम जीवंत अभिव्यक्ति कहते हैं तो इसका बेस क्या है? क्योंकि क्लासिकल डांस की तरह इसमें कोई सख्त ग्रामर तो होता नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। इसमें कोई रिजिड रूल्स नहीं है, इसलिए इसको सामूहिक उत्सव की कला डिफाइन किया गया है, यानी आर्ट ऑफ कलेक्टिव सेलिब्रेशन। अच्छा, मतलब जब लोग एक साथ आते हैं। हाँ, जैसे देखो, जब हार्वेस्ट का टाइम होता है यानी फसल कटाई, या फिर गांव के फेस्टिवल्स होते हैं, और या फिर वेडिंग्स होती हैं। राइट, खुशी के मौकों पर। बिल्कुल, इन ओकेजन्स पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी सहजता और सरलता, यानी इनकी सिंप्लिसिटी। सही कहा। क्लासिकल डांस में तो मुद्राएं और ग्रामर बिल्कुल सेट होते हैं, पर इनमें स्पॉन्टेनिटी होती है। हाँ, और ये स्पॉन्टेनिटी आती है क्योंकि लोकल रीजनल ट्रेडिशन से, और इसमें जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। ओ हाँ, जैसे स्लाइड में मेंशन किया है, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोल, नगाड़ा और मंजीरा। एग्जैक्टली और ये सब रीजनल आइडेंटिटी का एक आईना होते हैं। मतलब सिर्फ साउंड्स ही नहीं, बल्कि उनके कॉस्ट्यूम्स और डांस पोजेस भी एग्जैक्टली उनके रीजन को मिरर करते हैं। वेट, तो मतलब अगर आप किसी का कॉस्ट्यूम देख लो तो आप उनका रीजन गैस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी प्रो टिप है जिसे नोटबुक में हाईलाइट करना जरूरी है। मैं वर्ड फॉर वर्ड बता रहा हूँ। जनजातीय नृत्य, ट्राइबल डांसेस और फसल कटाई के नृत्यों पर विशेष ध्यान दें। राइट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 21 पर। इसका हेडलाइन है उत्तर भारत के लोक नृत्य, JNK, लद्दाख एंड हिमाचल। हाँ, तो यहाँ हम सीधा पहाड़ों की बात कर रहे हैं, और शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। JNK के बारे में मैंने पढ़ा था कि यहाँ का जो राउफ डांस है वो सिर्फ विमेन परफॉर्म करती हैं, है ना? हाँ, राउफ विमेन का डांस है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक डांस है डुमहाल। ये सिर्फ मेन करते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली वाटान ट्राइब के मेन। ओह, वाटाल ट्राइब। और इसकी ड्रेस बड़ी यूनिक होती है ना? एग्जैक्टली इसमें मेन बहुत ही लॉन्ग एंड कलरफुल रोब्स पहनते हैं। मतलब बर्फीली जगह में वो कलर्स बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। वाह। और इसके अलावा भी वहाँ कुछ डांसेस है ना, जैसे हिकत हो गया। सही कहा, हिकत है, मंदजास है और कुद है। ये सब भी JNK के ही इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। राइट। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, लद्दाख की तरफ। वहाँ का एक डांस है शोंडोल। इसको तो रॉयल डांस ऑफ लद्दाख बोला जाता है। बिल्कुल, और ये एग्जाम के लिए एकदम स्टार पॉइंट है। शोंडोल लद्दाख का रॉयल डांस है, और सबसे बड़ी बात, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अरे वाह, गिनेस रिकॉर्ड। और लद्दाख के बारे में स्लाइड में लोसार और याक डांस का भी जिक्र है। हाँ, लोसार उनका नया साल होता है, और याक डांस में लोग लिटरली याक का रूप धारण करके डांस करते हैं। दैट साउंड्स फैसिनेटिंग। अच्छा, पहाड़ों की बात चल रही है तो हिमाचल प्रदेश की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ का सबसे फेमस है नाती। ओ, नाती तो बहुत ही खास है। इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है फॉर द लार्जेस्ट फोक डांस। वेट, लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड? हाँ बिल्कुल, इसकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है। हजारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनाते हैं। राइट, पहाड़ों का एकता और भाईचारा दिखाता है ये। और बाकी हिमाचल के डांसेस में आते हैं छपेली, दांगी और धमान। एग्जैक्टली तो ये तो थे पहाड़ी इलाके। अब नीचे मैदानों की तरफ आते हैं, स्लाइड नंबर 22 पर। हाँ, इसका हेडलाइन है पंजाब और हरियाणा के रंग, दी एग्रीकल्चरल हार्टलैंड। यहाँ का डांस तो पूरी तरह से एनर्जी और फसल की खुशी से भरा होता है। बिल्कुल, और जब पंजाब की बात आए तो भांगड़ा सबसे पहले आता है। ये मेल डांस है जो स्पेसिफिकली हार्वेस्ट सीजन में होता है। और इसमें ढोल और एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ना? एल्गोजा। हाँ, एल्गोजा। ये दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है और इसकी आवाज बहुत ही कंटिन्यूअस और एनर्जेटिक होती है। राइट, और विमेन के लिए पंजाब में गिद्धा होता है, जिसकी मूवमेंट्स काफी ग्रेसफुल होती हैं। ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ साथ ना इसमें ह्यूमरस कपलेट्स होते हैं, यानी गाने के फॉर्म में छोटी छोटी कहानियां या ताने मारे जाते हैं। ओह, आई लव दैट। ह्यूमरस कपलेट्स का अपना एक अलग मजा है। और बाकी डांसेस क्या है पंजाब के? झूमर और सम्मी है। इसके अलावा डफ, धमन और किकली भी लिस्ट में है, जिन्हें भूलना नहीं है। राइट, अब आते हैं हरियाणा पर।
हरियाणा में भी एक झूमर है जिसको गिद्धा ऑफ हरियाणा कहा जाता है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। झूमर वहां भी है, लेकिन हरियाणा का एक बहुत ही यूनिक डांस है लूर। हाँ, लूर। ये एक्सक्लूसिवली विमेन का डांस है और इसकी एक बहुत खास बात है इसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। एग्जैक्टली। मतलब ये एक तरह से म्यूजिकल डिबेट या मॉडर्न रैप बैटल जैसा समझ लो। एक साइड गाने में सवाल पूछती है और दूसरी साइड जवाब देती है। वाओ, कितना इंटरैक्टिव है ये। और यहाँ एक गुग्गा डांस भी है ना? हाँ, गुग्गा डांस स्पेसिफिकली जाहिर पीर या जिन्हें गुरु गुग्गा कहते हैं उनको डेडिकेटेड होता है। ये मोस्टली रिलीजियस फेथ से जुड़ा है। गॉट इट। और हरियाणा के अदर डांसेस में फाग और डफ शामिल हैं। बिल्कुल। अब फसल और खेतों से बाहर निकलते हैं, सीधा चलते हैं एकदम अलग टेरेन पर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड 23, जिसकी हेडलाइन है राजस्थान स्पेशल, द लैंड ऑफ किंग्स। यहाँ की हार्श लाइफ उनके एक्सट्रीम और डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट्स में क्लियरली दिखती है। सही कहा। राजस्थान के डांस बहुत स्ट्राइकिंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घूमर की। हाँ, घूमर। ये एक्चुअली भिल ट्राइब ने शुरू किया था ना, गॉडेस सरस्वती की पूजा के लिए। एग्जैक्टली। और इस डांस की सबसे बड़ी पहचान क्या पता है? स्वर्लिंग कलरफुल रोब्स, घाघरा। हाँ, जब वो गोल घूमते हैं तो वो रोब्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। और फिर आता है कालबेलिया कम्युनिटी का डांस। हाँ, कालबेलिया कम्युनिटी जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनकी विमेन ये परफॉर्म करती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, इससे यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2011 में शामिल किया गया है। वेट, सच में? यूनेस्को 2011, ये तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। बिल्कुल। और इसमें जो मेन विंड इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, वो है बीन। सेम वही बीन जो सांप का खेल दिखाने वाले यूज करते हैं। राइट। अब आते हैं उस डांस पर जिसे देखकर सब डर जाते हैं। आई मीन भवाई। अरे भवाई तो नेक्स्ट लेवल है। इसमें विमेन मल्टीपल अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े अपने सर पर बैलेंस करती हैं। और वो भी सिंपली खड़े होकर नहीं, वो ग्लास पर यानी कांच के टुकड़ों पर या फिर स्वॉर्ड्स पर खड़े होकर ये बैलेंस बनाती हैं। एग्जैक्टली। इट्स एन एक्सट्रीम एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। और इसके बाद आता है चारी डांस। हाँ, चारकुला, जिसे गुज्जर और सेनी कम्युनिटी की विमेन परफॉर्म करती हैं। इसमें भी बैलेंसिंग का काफी रोल होता है। बिल्कुल सही। अब इस बैलेंसिंग और डेंजर से आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइड नंबर 24। हाँ, जिसकी हेडलाइन है उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ एपिक्स, जिसका फोकस मिथोलॉजी और सोशल इश्यूज पर ज्यादा है। हाँ, और यहाँ भी एक खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट है जिसका नाम है चारकुला। ये ब्रज रीजन का बहुत ही फेमस डांस है। ओह, चारकुला। इसके नोट्स पढ़कर तो मैं वाकई हैरान थी। एक घूंघट वाली महिला के सर पर वुडन पिरामिड विद 108 ऑयल लैम्प्स, दियाज बैलेंस्ड ऑन द हेड। पूरा 108 जलते हुए दियों का लकड़ी का पिरामिड। सोचिए कितना टफ एक्ट है ये। बैलेंस और फेथ दोनों का अल्टीमेट टेस्ट। सही में। और इसके बाद यूपी का एक और फॉर्म है नौटंकी। नौटंकी एक्चुअली एक थिएट्रिकल डांस फॉर्म है, यानी एक ड्रामा। इसमें स्टोरीज को एक लिरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना होता है। एग्जैक्टली। समाज को आईना दिखाने का काम करती है नौटंकी। और जहां ब्रज रीजन की बात है, वहां रसलीला कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। रासलीला तो पूरी तरह से राधा और कृष्णा के डिवोशन पर बेस्ड है। उनकी कहानियां इसमें इनेक्ट की जाती हैं। हाँ, और इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे काजरी जो आमतौर पर मॉनसून के टाइम पर किया जाता है। और उसके साथ झोरा भी इसी रीजन का एक इम्पॉर्टेंट डांस है। दोनों ही अन्य यानी अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो ये महज फैक्ट्स नहीं है। चाहे वो JNK का वाटल ट्राइब का डुमहाल हो, या पंजाब का अलगोजा, या फिर यूपी का चरकुला। बिल्कुल, ये हमारे समाज, हमारी मिट्टी और हमारी हिस्ट्री का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि अगर आज के इस डिजिटल लाइफ के लिए कोई फोक डांस बनाया जाए तो उसकी लोकल साउंड क्या होगी? कीबोर्ड की टाइपिंग? हाँ, सच में ये एक इंटरेस्टिंग सोच है। खैर, इन सभी एग्जाम फैक्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ इंडिया के इन शानदार लोक नृत्यों के बाद सेंट्रल और साउथ इंडिया के लोक नृत्यों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली हेडलाइन के साथ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सेंट्रल हार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले बात हो रही है मध्य प्रदेश की, और यहाँ मटकी नृत्य का जिक्र सबसे ऊपर है। हाँ, मटकी नृत्य ये मालवा रीजन का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब इसमें महिलाएं जो अपने सर पर मिट्टी के घड़े रखती हैं, जिन्हें हम अर्दन पॉट्स भी कहते हैं,
उन्हें रखकर जो गजब का संतुलन बनाती है ना, वो देखने लायक होता है। सही कहा। वो जो बैलेंसिंग अर्दन पॉट्स वाला एलिमेंट है वही मटकी नृत्य की असली कोर है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के ही बुंदेलखंड रीजन का जवारा नृत्य आता है। जवारा के बारे में नोट्स में क्लियरली लिखा है कि ये एक हार्वेस्ट डांस है। बिल्कुल, मतलब जब फसल कटाई का समय होता है तो ये उस खुशी और समृद्धि को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, एक तरह का हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़े तो इसी हार्टलैंड में छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है। छत्तीसगढ़ की कलाएं तो एकदम अलग ही लेवल के हैं। सबसे पहले पंडवानी को ही ले लीजिए। पंडवानी तो सच में बहुत खास है। इसमें मुख्य रूप से महाभारत के जो पांडव हैं उनकी एपिक कथाएं गाई और अभिनीत की जाती हैं। हाँ, पांडु एपिक। और जब भी पंडवानी की बात उठेगी तो तीजनबाई का नाम आना एकदम तय है। एकदम सही। तीजनबाई ने पंडवानी को जो पहचान दिलाई है वो अतुलनीय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गौर मारिया नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गौर मारिया ये मुख्य रूप से बस्तर रीजन की बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब्स द्वारा किया जाता है। बाइसन हॉर्न मारिया जनजातियां, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक रिचुअल मैरिज डांस है ना? बिल्कुल, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य। इसके अलावा राउत नाचा का भी उल्लेख है। राउत नाचा मतलब जो यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। हाँ, वो यादव जो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज यानी कृष्णस डिसेंडेंट्स मानते हैं। क्या बात है। और छत्तीसगढ़ की लिस्ट में एक और बहुत ही प्यारा नाम है सुआ। सुआ नृत्य। इसे पैरेट डांस भी कहा जाता है। पैरेट डांस मतलब इसमें नर्तक असल में बांस के बर्तन में एक तोता रखते हैं। सही कहा ना? एकदम सटीक। पैरेट डांस विद बैम्बू पॉट्स, ये इसकी पूरी पहचान है। तो सेंट्रल इंडिया के इस बेहतरीन कल्चर को समझने के बाद अब हम अपनी दूसरी हेडलाइन की तरफ चलते हैं। बिहार और झारखंड। हाँ, ईस्टर्न हार्टलैंड। ईस्टर्न हार्टलैंड में आते ही जो नृत्यों के विषय हैं वो थोड़े ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं। हाँ, जैसे बिहार का जो जाट जटिन नृत्य है। बिल्कुल, जाट जटिन मुख्य रूप से ग्रामीण प्रेम कहानियों और सोशल थीम्स यानी जो सामाजिक विषय होते हैं उन पर आधारित होता है। मतलब इसमें लव स्टोरीज भी हैं और सोशल थीम्स भी। इसके साथ ही बिहार का झिझिया नृत्य बहुत खास है। झिझिया तो बहुत ही विशेष है। ये मिथिला रीजन का नृत्य है और इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, है ना? हाँ। विमेन ओनली। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये देवियों को समर्पित है। मतलब देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना की जाती है इसमें। गॉडेसेस दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर आता है विदेशिया। विदेशियां। ये तो एक तरह का सामाजिक आंदोलन ही था। हाँ, इसमें गीत और नृत्य के जरिए यानी वाया सॉन्ग एंड डांस सोशल इश्यूज या सामाजिक मुद्दों को बहुत प्रखरता से उठाया जाता है। एकदम सही। और अब अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ ओरान ट्राइब का सरहुल उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। ओरान ट्राइब का सरहुल, ये मूल रूप से न्यू ईयर या स्प्रिंग फेस्टिवल है। सही है? बिल्कुल, नववर्ष या वसंत का त्योहार। लेकिन झारखंड में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है पाइका। ओहो, पाइका, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाँ, और यहाँ मैं नोट से सीधा एक एग्जाम फैक्ट कोट कर रहा हूँ, जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम फैक्ट: मार्शल आर्ट्स बेस सिंबलाइजेस बैटल आर्ट एज पाइकाज वर सोल्जर्स। एक सेकेंड, ये बहुत ही पावरफुल फैक्ट है। मतलब पाइका असल में सैनिक हुआ करते थे। बिल्कुल, वो सोल्जर्स थे। और इसीलिए उनके नृत्य में युद्ध कला या वो जो बैटल आर्ट है, हाँ। उसका सिंबल दिखता है। ये पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स बेस्ड पर है। एकदम सही। तो इन योद्धाओं के बाद अब हम अपनी तीसरी हेडलाइन पर आते हैं। गुजरात और गोवा डैश वेस्टर्न फ्लेवर्स। वेस्टर्न फ्लेवर्स की बात हो और गुजरात के गरबा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। गरबा की ऊर्जा तो विश्व विख्यात है। ये मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। और नोट्स में एक बहुत ही खास टर्म है गरबो पॉट, मतलब वो घड़ा जो गरबा के केंद्र में रखा जाता है। हाँ, गरबो पॉट, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा नृत्य होता है। और गुजरात का डांडिया रास भी बहुत पॉपुलर है। डांडिया रास, इसमें नर्तक वो जो स्टिक्स या छड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये असल में राधा कृष्ण के स्टिक डांस को दर्शाता है। राधा कृष्ण स्टिक्स, बिल्कुल। और गुजरात में भवई का भी स्पष्ट उल्लेख है। भवई मतलब नोट्स के हिसाब से ये एक प्रोफेशनल फोक प्ले है। हाँ, एक पेशेवर लोक नाटक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें होने वाले बैलेंसिंग एक्ट्स। गजब के संतुलन के करतब होते हैं इसमें। अब अगर हम गोवा की तरफ चलें तो वहाँ का फुगड़ी नृत्य बहुत खास है। फुगड़ी, ये मुख्य रूप से कोंकण विमेन यानी कोंकण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा किया जाता है। और वो भी विशेषकर गणेश चतुर्थी के धार्मिक अवसरों पर। बिल्कुल,
गणेश चतुर्थी पर। और फुगड़ी के साथ साथ नोट्स में धालो और देखनी का भी बहुत स्पष्टता से उल्लेख है। हाँ, धालो और देखनी, मतलब ये नाम भी गोवा के लोक नृत्यों की लिस्ट में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। सही था। तो वेस्टर्न फ्लेवर्स के इस उत्सव के बाद अब हम अपनी चौथी हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र, द मराठा स्पिरिट। द मराठा स्पिरिट। और महाराष्ट्र का नाम सुनते ही सबसे पहले लावणी की वो तेज थाप कानों में गूंजने लगती है। लावणी की ऊर्जा ही बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसमें जो सबसे खास बात नोट्स में हाईलाइट की गई है वो है उनकी साड़ी, मतलब वो 9 यार्ड लॉन्ग साड़ी जिसे नवारी कहते हैं। नवारी साड़ी। बिल्कुल। और इसके साथ ही ढोल की बीट्स का जिक्र है। ढोल की बीट्स पर ही तो वो सारा रिदम बनता है। और मराठी फोक थिएटर में लावणी का बहुत बड़ा रोल है। एकदम सही। अब लावणी के बाद बात करते हैं कोली नृत्य की। कोली, मतलब ये महाराष्ट्र की फिशिंग कम्युनिटी का नृत्य है ना? हाँ, मछुआरा समुदाय। और इस नृत्य में उनका समुद्र के साथ जो गहरा कनेक्शन है वो साफ दिखाई देता है। उनका जीवन और समुद्र का वो कनेक्शन बहुत ही सुंदर है। अच्छा, नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प नाम है, सोंगी मुखवाते। सोंगी मुखवाते? ये थोड़ा नाटकीय और आक्रामक है। हाँ, इसमें नर्तक नरसिम्हा मास्क यानी भगवान नरसिम्हा के मुखौटे पहनते हैं। बिल्कुल। और ये किस चीज को दर्शाता है? ये विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर फॉल्सहुड का प्रतीक है। मतलब झूठ पर सत्य की जीत का जश्न। बहुत ही पावरफुल। और इसके साथ ही तमाशा का भी जिक्र है। तमाशा असल में प्ले और डांस का एक बेहतरीन मिक्स है। नाटक और नृत्य का संगम। और महाराष्ट्र के इस स्पिरिट में हम लेजिम को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। लिजिम? ये विशेषकर गणेश फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। हाँ। और साथ ही पोवाड़ा का भी उल्लेख है। पोवाड़ा भी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस मराठा स्पिरिट को महसूस करने के बाद 5वीं हेडलाइन की तरफ चलते हैं, पूर्वी तट, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, द ईस्टर्न कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्ट। और इसमें सबसे पहले बात हो रही है उड़ीसा की। उड़ीसा का दलखाई नृत्य बहुत ही ऊर्जावान है। हाँ, दलखाई। ये मुख्य रूप से ट्राइबल विमेन द्वारा किया जाता है। और वो भी दशहरा के अवसर पर। ट्राइबल विमेन, दशहरा, ये कीवर्ड्स एकदम याद रखने वाले हैं। एकदम सही। और उड़ीसा का घुमरा नृत्य भी है। ये एक हीरोइक वॉर डांस है, एक वीरतापूर्ण युद्ध नृत्य। और घुमुरा की सबसे खास बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये कोणार्क सन टेम्पल की दीवारों पर भी चित्रित है। कोणार्क सन टेम्पल, ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। अब उड़ीसा के एक और नृत्य गोटीपुआ पर आते हैं। हाँ, गोटीपुआ। इसको तो बहुत क्लियरली समझना होगा। बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट लिखा है, यंग बॉयज ड्रेस्ड एज विमेन टू प्रेज जगन्नाथ/कृष्णा। मतलब जो युवा लड़के हैं वो भगवान जगन्नाथ या कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। एकदम सटीक। और अब वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न बेल्ट की बात करें तो यहाँ पूरा का पूरा फोकस छऊ नृत्य पर है। छऊ, ये तो अपने आप में एक लेजेंडरी आर्ट फॉर्म है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इसे यूनेस्को टैग मिला हुआ है। यूनेस्को टैग, ये इसे बहुत स्पेशल बनाता है। और इसका जो नेचर है वो पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स वाला है। बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स नेचर। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, जहां बारीकी से ध्यान देना है, छऊ के 3 अलग-अलग स्टाइल्स। इन तीनों को डिफरेंशिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ अक्सर गलती होती है। तो पहला है पुरुलिया छऊ, ये पश्चिम बंगाल का है। और इसमें मास्क यानी मुखौटों का इस्तेमाल होता है। सही, पुरुलिया में मास्क होता है। और दूसरा है सरायकेला छऊ, ये झारखंड का है। और सरायकेला में भी मास्क का ही इस्तेमाल किया जाता है ना? बिल्कुल, इसमें भी मास्क होता है। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प स्टाइल, मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा का है। हाँ। और इसमें नो मास्क। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, नो मास्क। मयूरभंज छऊ में किसी भी मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता। पुरुलिया में मास्क है, सरायकेला में मास्क है, लेकिन मयूरभंज में नो मास्क। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बिल्कुल। यही छोटी छोटी डिटेल्स तो रैंक अप एकेडमी के नोट्स को इतना खास बनाती हैं। सही कहा। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं 7 सिस्टर्स की गेटवे यानी असम में। आज की हमारी पहली स्लाइड का हेडलाइन है, असम स्पेशल, द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। हाँ, असम का नाम सुनते ही एक अलग ही एनर्जी आ जाती है।
एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये स्टेट बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड है। और यहाँ जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है बिहू। बिल्कुल सही। बिहू, जिसे हम एक स्प्रिंग या हार्वेस्ट डांस कहते हैं, मतलब जब फसल कटती है और नया मौसम आता है तब ये खुशी मनाई जाती है। राइट। और एग्जाम में ना इसके मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखने वाली बात है इसके ब्रिस्क स्टेप्स। ब्रिस्क स्टेप्स यानी बहुत ही तेज कदम। एग्जैक्टली और उसके साथ ही रैपिड हैंड मूवमेंट्स, हाथों को बहुत तेजी से हिलाना, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक जल्दबाजी होती है जो हार्वेस्ट के टाइम मिट्टी से जुड़ी होती है। क्या बात है। और एग्जाम में इसके इंस्ट्रूमेंट्स पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ढोल, जो कि एक ड्रम है। ये तो कॉमन है, लेकिन दो और नाम हैं जो थोड़े यूनिक हैं, पेपा और गगाना। हाँ, पेपा ये एक हॉर्न होता है जो बेसिकली भैंस के सींग से बनता है। और गगाना गगाना एक बैम्बू इंस्ट्रूमेंट है, राइट? एकदम सही, बैम्बू यानी बांस। देखिए वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि बांस बहुत मिलता है, तो इंस्ट्रूमेंट भी वहीं से आता है। और इसमें डांसर्स का अटायर भी जरूर नोट करिए। हाँ, रेड और मस्टर्ड अटायर, लाल रंग और सरसों जैसा पीला रंग, ये खेतों को दर्शाता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगले डांस फॉर्म की तरफ, जो है बगरुम्बा। ये बोडो ट्राइब का डांस है। बगुरुम्बा, ये नाम बोलने में ही एक रिदम है, और ये डांस पूरी तरह से नेचर इंस्पायर्ड है। नेचर इंस्पायर्ड, और इसमें जो रंग यूज होते हैं वो बेहद वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। डांसर्स बिल्कुल तितलियों की तरह लगती हैं। ओह वाह। फिर एक और फॉर्म आता है झूमुर। झूमुर का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। ये मेनली टी गार्डन वर्कर्स द्वारा किया जाता है। हाँ, जिन्हें हिस्टोरिकली कुली कम्युनिटी कहा गया है, उनका ये ट्रेडिशनल डांस है। और झूमुर ऑटम के टाइम पर होता है, यानी शरद ऋतु में, जबकि हमने देखा बिहू स्प्रिंग में था। ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। राइट, एकदम क्लियर रखना है इसको। और देखिए असम से रिलेटेड दो और नाम हैं जिन्हें हम किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। एक है बिछुआ और दूसरा है सत्रिया। बिल्कुल। बिछुआ एक बहुत ही एनर्जेटिक फोक डांस है, और सत्रिया तो हमारा वेल नोन क्लासिकल डांस है ही। सही कहा। तो ये पूरा असम का मैप था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली स्लाइड की हेडलाइन है पूर्वोत्तर राज्य, द सेवन सिस्टर्स। तो असम के बाद अब हम बाकी सिस्टर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम, यहाँ का चिराओ डांस बेहद फेमस है, और यहाँ पर हमारा आज का पहला एग्जाम फैक्ट निकल कर आता है। हाँ, एग्जाम में सीधा सवाल बनता है बैम्बू डांस के बारे में। चिराओ इज फेमस एज द बैम्बू डांस। इसमें होता क्या है कि जमीन पर लोग बैम्बू पोल्स लेके बैठते हैं, और परफॉर्मर्स को उन मूविंग पोल्स यानी हिलते हुए बांस के डंडों के बीच में स्टेप करना होता है। सोचिए कितना डिफिकल्ट है ये। हिलते डंडों के बीच कदम रखना, जरा सी रिदम टूटी और चोट लग सकती है। एकदम। मिजोरम में ही एक और डांस होता है जिसका नाम है ख्वालम। ख्वालम मेनली विलेज गेस्ट्स के लिए होता है। जब गांव में बाहर से मेहमान आते हैं तो उनके वेलकम के लिए, उनके सम्मान में ये किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब मिजोरम से चलते हैं त्रिपुरा की तरफ। यहाँ की रियांग कम्युनिटी का होजागिरी डांस बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है। होजागिरी की जो यूनिक स्किल है वो सच में हैरान करने वाली है। इसमें डांसर्स अपने सर पर ऑब्जेक्ट्स बैलेंस करती हैं। हाँ, जैसे कि कोई बर्तन या बोतल बैलेंस कर लिया। और सबसे कमाल की बात, बैलेंस करते हुए दे आर स्विंग ओनली द लोअर बॉडी। यानी बॉडी का अपर पार्ट एकदम स्टिफ और स्टेबल रहता है, और सिर्फ लोअर बॉडी मूव करती है। आजकल के हिप हॉप में जो आइसोलेशन देखते हैं वो यहाँ सदियों से है। एग्जैक्टली। चलिए, होजागिरी के बाद अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। यहाँ हमें दो इम्पॉर्टेंट डांसेस देखने हैं। पहला है रिखमपड़ा। रिखमपड़ा, ये वहाँ की निशी ट्राइब की औरतें करती हैं। राइट। और दूसरा है बार्डो छम। ये एक मास्क डांस है जिसमें मुखौटे पहने जाते हैं। मास्क डांस ऑफ गुड वर्सेस इविल, अच्छाई और बुराई की लड़ाई को मुखौटों के जरिए दिखाया जाता है। हिमालयन बेल्ट में मास्क्स का बहुत डीप मीनिंग होता है। बिल्कुल। और इस स्लाइड के आखिरी में हमारे पास है मेघालय का लाहो डांस। लाहो वहाँ की जैंतिया ट्राइब द्वारा किया जाता है। जयंतिया ट्राइब का लाहो डांस। तो ये थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी मेजर फोकस एरियाज। अब हम अपनी जर्नी को बिल्कुल अलग दिशा में लेके चलते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, दक्षिण भारत यानी द डेक्कन एंड साउथ। यहाँ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वो डांसेस हैं जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। राइट। तो चलिए इस डीप एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टेट से। मैं हेडलाइन पढ़ रही हूँ, कर्नाटका।
हाँ, और कर्नाटका का नाम आते ही जो सबसे प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म हमारे सामने आता है वो है यक्षगान। राइट। यक्षगाना, इसका नाम बहुत बार मॉक टेस्ट्स में दिखता है। बिल्कुल। और यक्षगाना पर जो हमारा ऑफिशियल एग्जाम फैक्ट है, जिसे मैं चाहूंगा क्लास वर्बेटम याद रखे, वो है एग्जाम फैक्ट 11th to 16th सेंचुरी थिएटर फॉर्म। 11वीं से 16वीं शताब्दी, मतलब काफी पुराना ओरिजिन है इसका। बहुत पुराना। और देखो, उस टाइम पर जब मास कम्युनिकेशन नहीं था, तो ये आर्ट फॉर्म अपनी कहानियां कहां से लेता था? डेटा डायरेक्टली स्टेट करता है, ड्रॉज स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारत। ओ, मतलब रामायण और महाभारत बेस थे इसके स्क्रिप्ट्स के लिए। हाँ, समाज तक नैतिक और धार्मिक संदेश पहुंचाने का ये सबसे ताकतवर मीडियम था उस जमाने में। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में विजुअलाइज करूँ ना, तो जैसे आज हम 3D IMAX फिल्मों से मेस्मराइज होते हैं, वैसा ही जादू था ये। सही पकड़ा आपने। वो है वाइब्रेंट हेडगियर, हेवी कॉस्ट्यूम्स एंड लाइव डायलॉग्स। एकदम चमकीले मुकुट, भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स और उसके ऊपर से लाइव डायलॉग्स। बिल्कुल। हमारा अगला टर्म है डोलू कुनीथा। राइट, डोलू कुनीथा। यक्षगाना दिमाग को एंगेज करता था, पर डोलू कुनीथा प्योरली रॉ फिजिकल पावर पर आधारित है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सटीक है। ये एक विगरस ड्रम डांस है। विगरस मतलब फुल आक्रामक एनर्जी। हाँ, और इसमें एक और फैक्ट जोड़ा गया है जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इट इज परफॉर्म्ड बाय मेन, पुरुषों द्वारा। ये पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना है। सिर्फ मेन? तो कर्नाटका के थिएटर और ड्रम डांस दोनों क्लियर हो गए। अब हम नक्शे में ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडलाइन है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश आते ही हमें जनजातीय और शास्त्रीय कला का एक बेहतरीन मिक्सचर मिलता है। यहाँ जो पहला आर्ट फॉर्म हमारे सामने आता है वो है दिमसा। धीमसा। हाँ, और इसके ब्रैकेट में एक स्पेसिफिक डिटेल है जिसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। वो है पोरजा ट्राइब, प्रजा जनजाति। ओह, ट्राइब्स। मैं बार बार क्लास में कहती हूँ कि SSC एग्जाम्स में आजकल ट्राइब्स के नाम सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। ये तो एक एब्सोल्यूट मस्ट लर्न फैक्ट है। एकदम। पोरजा ट्राइब ही धिमसा नृत्य का मूल स्रोत है। धिमसा एक प्योरली ट्राइबल फॉर्म है, पर इस रॉ नेचर के ठीक उलट आंध्रा हमें एक हाईली स्ट्रक्चर्ड आर्ट फॉर्म भी देता है, जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। क्लासिकल। यहाँ वर्ड क्लासिकल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्लास। ये शास्त्रीय नृत्य है, प्रॉपर रूल्स के साथ। बिल्कुल। और इसके फाउंडर का नाम एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है। इसे वर्बेटम याद रखिए, ओरिजिनेटेड बाय सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी। हाँ, पर इस आर्ट फॉर्म की एवोल्यूशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके आगे ब्रैकेट में है, यक्षगाना स्टाइल। वेट, देखिए कैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कर्नाटका में यक्षगाना को एक थिएटर फॉर्म के रूप में पढ़ा था, और वही शैली यहाँ कुचिपुड़ी का बेस बन गई। वही तो मैं कह रहा था। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली लिंक करके पढ़ना। सिद्धेंद्र योगी ने जरूर कर्नाटक के यक्षगाना के उस ड्रामेटिक स्टाइल को देखा होगा और उसमें क्लासिकल नियम जोड़कर कुचिपुड़ी बना दिया। एग्जैक्टली। एग्जामिनर यही क्रॉस कनेक्शन पूछता है। एकदम माइंड ब्लोइंग डिटेल है ये। अब इस इंटरकनेक्टेड नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेट की तरफ। हेडलाइन है तेलंगाना। आंध्रा की बात हो, तेलंगाना हिस्टोरिकली ना ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ आते ही आर्ट का पूरा मकसद वॉर और अग्रेशन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं पेरिनी शिवतांडवम की। नाम से ही एक भयंकर और आक्रामक ऊर्जा फील हो रही है। डांस ऑफ वॉरियर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये कोई त्योहार का डांस नहीं है, ये प्रॉपरली वॉरियर्स का डांस है, लॉर्ड शिवा को समर्पित। और स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इट इज परफॉर्म्ड बिफोर गोइंग टू बैटल। युद्ध पर जाने से पहले किया जाने वाला नृत्य। अब आप इसकी साइकोलॉजी सोचिए। एक योद्धा कल सुबह मौत के सामने खड़ा होगा। उस डर को ओवरकम कैसे किया जाए? अपने अंदर एक रूथलेस वॉरियर माइंडसेट कैसे लाए वो? जैसे मैं इसको ऐसे रिलेट कर सकती हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स एग्जाम रूपी युद्ध में उतरने से पहले मॉक टेस्ट्स देते हैं, खुद में एक आक्रामक ऊर्जा भरते हैं। ठीक वैसे ही ये योद्धा रणभूमि में जाने से पहले शिव जी का तांडव करते थे। क्या बात है, बहुत हमारी अगली स्लाइड की हेडलाइन है सुदूर दक्षिण केरला, डीप साउथ केरला। केरला आते ही ना डांसेस का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। यहाँ रिचुअल्स, ड्रामा और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कथकली। कथकली, जिसे हम एक क्लासिकल स्टोरी प्ले कहते हैं,
एक कथा को नाटक के रूप में दिखाना, और ये करीब 1500 साल पुराना फॉर्म है, 1500 years old। राइट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और बहुत बड़ा एग्जाम फैक्ट आता है। कथकली इज फेमस फॉर इलैबोरेट फेशियल मेकअप, और उस इलैबोरेट मेकअप को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। हाँ, जिसे हम आहार्य अभिनया कहते हैं। आहार्य अभिनया, ये टेक्निकल वर्ड डायरेक्ट ऑप्शंस में आता है। इस मेकअप को करने में कई घंटे लगते हैं। एकदम, डांसर्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इसमें। और इस डांस की शुरुआत एक स्पेशल ड्रम के साथ होती है, जिसे केलिकोट्टू ड्रम्स कहते हैं। केलिकोट्टू बजते ही समझ लीजिए कि अनुष्ठान शुरू होने वाला है। केरला के फोक आर्ट्स भी विजुअली बहुत स्ट्राइकिंग होते हैं, उन्हें हम मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जैसे थेयम और ओट्टम थुल्लल, ये दोनों ही इतनी विजुअली स्ट्राइकिंग रिचुअलिस्टिक आर्ट्स हैं कि देखने वाले की नजर नहीं हटती। और केरला का एक और क्लासिकल डांस जो लिस्ट में है, वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम यानी इंचैंट्रेस स्टोरी। भगवान विष्णु ने भस्मासुर को हराने के लिए जो मोहिनी का अवतार लिया था, ये उस स्टोरी पर बेस करता है। इस डांस में एक खास ड्रम का यूज होता है जिसका नाम है एडाका ड्रम। हाँ, एडाका एक डमरू जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी आवाज मोहिनीअट्टम के ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड करती है। बहुत ही डिटेल में कवर किया हमने केरला को। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो कि केरला के ठीक पड़ोस में है। हेडलाइन है तमिलनाडु लैंड ऑफ रिचुअल्स। तमिलनाडु लैंड ऑफ रिचुअल्स। देखिए, यहाँ भक्ति का एक अलग ही इंटेंस रूप देखने को मिलता है। यहाँ का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म है करागत्तम, जिसे हम करागम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डेकोरेटेड पॉट को, यानी सजाए हुए घड़े को सिर पर बैलेंस किया जाता है, और ये रेन गॉडेस यानी वर्षा की देवी को प्रेज करने के लिए होता है। अब देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। बैलेंस हमने त्रिपुरा के होजागरी में भी देखा था, लेकिन करागत्तम कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पूरी तरह से रिलीजियस रिचुअल है। एग्जैक्टली। दोनों में फिजिकल फॉर्म सिमिलर हो सकता है, पर करागत्तम में डिवोशन और डर दोनों शामिल हैं। घड़ा गिरना अपशकुन माना जाता है। उसके बाद एक और फॉर्म आता है कवाडी। कवाडी भी एक सेरेमोनियल वर्शिप है, और ये किन्हें डेडिकेटेड है? लॉर्ड मुरुगान को, जो कि हिंदू गॉड ऑफ वॉर हैं। वॉर गॉड की वर्शिप। कवाडी में भक्त लोग लकड़ी और मोर पंख का एक स्ट्रक्चर अपने कांधों पर उठाते हैं। इसमें उनका फिजिकल एंड्योरेंस, उनकी भक्ति चेक होती है। सही बात है। तो साउथ इंडिया के बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड की हेडलाइन है केंद्र शासित प्रदेश और अंतिम टिप्स, यानी यूटीज एंड एग्जाम हॉटस्पॉट्स। यूनियन टेरिटरीज को अक्सर स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। यहाँ का कोलकली डांस बहुत फेमस है। और यहाँ हमारा एक और बहुत क्रूशियल एग्जाम फैक्ट आता है। कोलकली इज अ फेमस स्टिक डांस। इसमें छड़ियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका कैच क्या है? इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि ओनली मेन कैन पार्टिसिपेट, वुमेन आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। राइट। ये बात ऑप्शंस में देकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, तो इस फैक्ट को ठीक से याद रखें। सिर्फ पुरुष इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी रूट्स मार्शल आर्ट से जुड़ी हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में लावा नाम का एक और ट्रेडिशनल डांस होता है, इसे भी नोट कर लीजिए। और फिर हम आते हैं DNH एंड DD पर, यानी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहां से एक ही सबसे बड़ा नाम आता है, और वो है तरपा। तरपा डांस मेनली वर्ली और कोकना ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं। इसमें एक सेंट्रल फिगर होता है जो तरपा नाम का ही विंड इंस्ट्रूमेंट बजाता है। और ट्राइब्स के लोग क्या करते हैं? वो परफॉर्म्ड इन अ सर्कल अराउंड अ तरपा प्लेयर, यानी उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर डांस करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल बनाना, बिना किसी भेदभाव के, ये वहां के कम्युनिटी बॉन्ड और यूनिटी को दर्शाता है। एकदम परफेक्ट एनालिसिस सर। इसके साथ हमने भारत के प्रमुख नृत्यों का पूरा मैप कवर कर लिया है। भारत के लोक नृत्यों के बाद अब हम बात करेंगे उस साज सज्जा और वेशभूषा की जो इन नृत्यों में जान फूंक देती है। बिल्कुल सर। तो चलिए बिना देर किए सीधे स्लाइड पर आते हैं। इसका हेडलाइन है नृत्य वेशभूषा और आभूषण, एक्सक्विजिट कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी। जी, और कॉस्ट्यूम ब्रेकडाउन में जो सबसे पहला नाम है वो है भरतनाट्यम का। यहाँ साफ लिखा है कि कांजीवरम सिल्क और टेम्पल ज्वेलरी का उपयोग होता है। अब देखिए, रटने को तो स्टूडेंट्स इसे रट लेंगे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, दक्षिण भारत में भयंकर गर्मी और उमस होती है, फिर भी इतना भारी सिल्क क्यों? राइट, मतलब वो कोई हल्का सूती कपड़ा भी तो पहन सकते थे।
बिल्कुल, पर भरतनाट्यम की उत्पत्ति मंदिरों में हुई थी। उस जमाने में लाइट्स तो होती नहीं थी, सिर्फ तेल के दिए होते थे। अच्छा, और अंधेरे मंदिरों में सूती कपड़ा बिल्कुल फीका लगता होगा। एकदम सही। कांजीवरम सिल्क में सोने और चांदी के तारों की बुनाई होती है। जब दिए की टिमटिमाती रोशनी उस पर पड़ती थी तो वो एक जादुई चमक पैदा करती थी। अरे वाह। और ये जो टेम्पल ज्वेलरी है, इसका भी कोई खास कारण है? देखिए, टेम्पल ज्वेलरी केवल गहने नहीं है, ये मंदिर की वास्तुकला का इंसान के शरीर पर एक विस्तार है जो सीधे तौर पर नृत्य की पवित्रता को दर्शाता है। बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब आगे बढ़ते हैं मणिपुरी नृत्य की तरफ। यहाँ वेशभूषा में कुमिल का जिक्र है। हाँ, कुमिल, ये एक बहुत ही विशिष्ट बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल सख्त स्कर्ट होती है। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि नृत्य का मतलब तो स्वतंत्रता है ना। इतनी सख्त स्कर्ट में कोई कैसे डांस कर सकता है, यही तो सबसे बड़ा कैच है। राइट, मतलब ये तो पैरों को कैद करने वाली बात हो गई। असल में मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय राधा और कृष्ण की रासलीला है, और भाव ये है कि वो दिव्य अप्सराएं हैं, जमीन पर नहीं चलती। अच्छा। जी, तो कुमिल को अंदर से बांस और बेंत से सख्त बनाया जाता है ताकि पैरों के कदम पूरी तरह छिप जाएं। ओह, तो मतलब जब डांसर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रही हैं। बिल्कुल, इससे फ्लोटिंग मूवमेंट कहते हैं। जो चीज रुकावट लग रही थी वही दिव्यता का एहसास कराती है। कमाल की तकनीक है। अब अगर हम मोहिनीअट्टम और ओडिसी की तुलना करें तो यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत विरोधाभास दिखता है। जी, आप देखिए, मोहिनीअट्टम में सादगी का चरम है। सफेद कासावू साड़ी जिस पर सुनहरी किनारी यानी गोल्डन बॉर्डर्स होते हैं। और वहीं ओडिसी में इतनी भव्यता, संबलपुरी सिल्क, भारी चांदी के गहने और माथे पर वो महारी मुकुट। तो स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि ये अंतर जलवायु और संस्कृति से आता है। केरल की उष्णकटिबंधीय जलवायु और प्रकृति में सादगी का महत्व है। और मोहिनी का मतलब ही है जादूगरनी जो अपनी सादगी से मन मोह ले। सफेद रंग उसी शांति का प्रतीक है ना? एकदम सही। और ओडिसी में भारी चांदी के गहने इसलिए हैं क्योंकि ओडिशा हमेशा से ही अपने चांदी की तारकशी के लिए मशहूर रहा है। राइट, और वो जो महारी मुकुट है वो जगन्नाथ मंदिर के शिखर को दर्शाता है। मतलब हर राज्य अपनी हेरिटेज को मंच पर ला रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं कथक पर। ये पॉइंट तो एसएससी वालों का फेवरेट है। हाँ, कथक की सबसे बड़ी पहचान है पैरों में बंधे 100 से 200 भारी घुंघरू। जी, कथक में डांसर के पैर सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं रहते, वो खुद एक पूरा वाद्य यंत्र बन जाते हैं। 200 घुंघरुओं को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए, बाकी नृत्यों में घुंघरू ताल देते हैं, लेकिन कथक में घुंघरू संवाद करते हैं। डांसर चाहे तो एक साथ 200 घुंघरू बचा दे, या फिर पैर ऐसे रखें कि सिर्फ एक घुंघरू की आवाज आए। क्या नियंत्रण है! यही टाइमिंग और वजन का कंट्रोल कथक को सबसे अलग बनाता है। चलिए, बाहरी ढांचे से अब हम चेहरे की तरफ बढ़ते हैं। इसका हेडलाइन है मुखौटा और रंगों का मनोविज्ञान, मेकअप एंड फेस कलर्स। स्टूडेंट्स, ये एक हाई यील्ड एग्जाम टॉपिक है, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे आधुनिक सुपर हीरो फिल्मों की याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? जैसे फिल्मों में होता है ना, डार्क कपड़े और अजीब सी स्माइल वाला किरदार आती है, हम समझ जाते हैं कि ये विलन है। हाँ, एकदम। ये वही प्राचीन कलर कोडिंग है जो बिना एक शब्द बोले दर्शक के दिमाग में चरित्र की पूरी तस्वीर उकेर देती है। तो चलिए इन रंगों को डिकोड करते हैं। सबसे पहला है हरा रंग, जिसे पच्चा कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हरा रंग सात्विक गुण का प्रतीक है। ये नायक और देवताओं के लिए होता है। जैसे कृष्ण और अर्जुन। बिल्कुल, हरा रंग शांति, संतुलन और दिव्यता दिखाता है। जब मंच पर कोई हरे रंग के साथ आता है तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये धर्म के पक्ष में है। राइट। इसके बाद है लाल रंग, जिसे कत्थी कहते हैं। ये बुराई और राजसी अहंकार के लिए है। जी, और इसे रासिक गुणा से जोड़ा गया है। अब देखिए, रासिक का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता। तो इसमें और क्या आता है? इसमें अत्यधिक ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और अहंकार है, जैसे रावण का चरित्र। अच्छा, मतलब शक्ति तो अपार है लेकिन मन अशांत है। एकदम सही। लाल रंग मंच पर आते ही एक तनाव पैदा कर देता है। और फिर आता है तीसरा रंग, काला, जिसे करी कहा गया है। ये तामसिक गुण के लिए है ना, जंगली या अत्यंत नीच पात्रों के लिए। जी, तामसिक गुण अज्ञानता और पाश्विक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। दर्शक इस काले रंग को देखते ही सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल।
इसके अलावा महिलाओं और ऋषियों के सौम्य स्वभाव को दर्शाने के लिए पीला या नारंगी रंग है। कि जैसे दिव्य और शक्तिशाली पात्रों के लिए है। सफेद रंग अनुभव, शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो रूप और रंग तैयार हो गए, अब आते हैं उस तत्व पर जो इनमें प्राण फूंकता है। हमारी अगली स्लाइड है प्रमुख वाद्य यंत्र और संगीत। की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों के बिना तो नर्तक केवल हवा में हाथ पैर हिलाने वाला व्यक्ति रह जाएगा। वाद्य यंत्र नृत्य का गुरुत्वाकर्षण तय करते हैं। तो चलिए हर एक वाद्य यंत्र पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ मणिपुरी नृत्य के लिए पुंग ड्रम का विशेष उल्लेख है। पुंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मणिपुरी का मुख्य ड्रम है और एसएससी का फेवरेट सवाल है जी। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए मृदंगम को अनिवार्य बताया गया है। मृदंगम के बिना दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और असम के सत्रिया नृत्य के लिए क्या है? वहाँ खोल और बोरताल का प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मोहिनी अट्टम के लिए यहाँ एक छोटे घंटानुमा ड्रम इडक्का का नाम है। जी, इडक्का। और उडिसी और प्राचीन कथक शैलियों के लिए भारी पखावज का जिक्र है। हर नृत्य में एक ही तरह का ढोल क्यों नहीं चल सकता? ये इस चर्चा का सबसे गहरा विज्ञान है। इसका जवाब वाद्य यंत्र की ध्वनि के वजन में छुपा है। ध्वनि का वजन वो कैसे काम करता है? देखिए, मोहिनीअट्टम एक लास्य प्रधान नृत्य है। बहुत ही नाजुक और लहराती हुई गतियां। हाँ, ताड़ के पेड़ों की तरह। बिल्कुल। अगर आप वहां भारी पखावज बजा देंगे तो उसकी भारी आवाज उस कोमलता को कुचल देगी। इडक्का एक बहुत ही छोटा और सुरीला ड्रम है। अच्छा, तो पखावज का क्या रोल है ओडिसी में? ओडिसी त्रिभंगी मुद्राओं पर आधारित है। डांसर एकदम से फ्रीज पोजेस में रुक जाते हैं और पैरों की थाप बहुत मजबूत होती है। तो पखावज की गूंज उस मजबूत प्रहार को एक बेस देती है। एकदम सही। वाद्य यंत्र की ध्वनि और नर्तक की ऊर्जा दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कमाल है भाई, हर छोटी से छोटी चीज का इतना गहरा विज्ञान है। अब हम अपनी अंतिम स्लाइड पर आते हैं और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। रैंक अप एकेडमी की इस जीरो टू पीक सीरीज का उद्देश्य आपको टॉपर बनाना है। रिवीजन करते रहिए और सिलेक्शन की तैयारी हमारे साथ जारी रखिए। जय हिंद।